हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर फ्री स्टडी चैनल। आपका फिर से स्वागत है आपके फ्री स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए सेक में जिनके पास इकोनॉमिक्स है, सेक कोर्स के जिनके पास इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है। ये वीडियो खास उनके लिए है। उनको इस बार जो है अपने सेक सिलेबस में टोटल 3 यूनिट पढ़नी है, जो कि मैं हर बार हर वीडियो में बताती हूँ। फर्स्ट यूनिट आपका कंसेप्ट का होता है। इसमें ओनली एंड ओनली आप सिर्फ कंसेप्ट समझते हो कि इकोनॉमी में किस किस तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप कंसेप्ट देते हो। जैसे हमें इंग्लिश पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि उसके अल्फ़ाबेट्स यानी कि उसके अल्फ़ाबेट्स की हमें अंडरस्टैंडिंग उसकी समझ होनी चाहिए। ABCD क्या होता है, जब A B से मिलता है तो क्या बनता है, तब उसी तरीके से अगर हमें इकोनॉमिक्स समझनी है तो सेम चीज़ है, हमें उसके कंसेप्ट को समझना होगा, राइट। तो कंसेप्ट पर ऑलरेडी हमने 1 से लेकर के अभी तक 9 वीडियोज़ बनी हुई है। वो पार्ट है इसी के। अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाकर के आप उनको देखो पहले। और उसके अलावा ये आप ये जो है इस पर यूनिट 1 पर पार्ट 10 है, ठीक है। पार्ट 10 इस पर ये वीडियो बनेगी। तो देख लेते हैं कि पार्ट 10 में हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे और अभी तक हमने कहाँ से कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं। देखो, ये जो यूनिट 1 था ना, इसमें हमने यूनिट 1 के अंदर हमने काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए हैं। जैसे फिक्सल पॉलिसी पढ़ा था हमने फिक्सल पॉलिसी पढ़ ली थी। फिक्सल पॉलिसी नहीं, राजकोषीय नीति क्या होती है, हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझा था। अगर आपको उसको नोट्स चाहिए तो बच्चों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको इसके नोट्स जो है प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत आराम से मिल जाएगा। हर वीडियो का लिंक भी आपको वहाँ मिल जाता है ताकि आप पहले उसको देख सको। तो फिक्सल पॉलिसी हमने कवर कर लिया था। इसके टाइप कितने होते हैं ये भी बहुत अच्छे से जान लिया था। फिक्सल और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, यानी कि राजकोषीय और मौद्रिक नीति क्या होती है ये भी देख लिया था। बजट कैसे एक सरकार बनाती है ये भी देखा था। उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये भी, और हमें उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है ये भी हमने समझ लिया था बहुत अच्छे से। उस बजट की क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं ये भी हमने देखा था। यूनियन बजट भी हमने अलग से पढ़ा था कि यूनियन बजट क्या होता है, ठीक है। और जब बजट घाटा तैयार होता है, यूनियन बजट के बाद जब बजट घाटा तैयार होता है तो हमने वो भी समझा था। बजट घाटा क्या होता है ये भी देखा था। इस और इम्पोर्टेंस फिक्सल पॉलिसी भी समझी थी। फिर उसके अलावा मैं एक और पार्ट समझा था जिसको बोला गया जीरो बजटिंग, ठीक है। जीरो बजटिंग भी हमने देखी थी। जीरो बजटिंग और ट्रेडिशनल बजटिंग में क्या अंतर होता है ये भी हमने बहुत अच्छे से समझा था। उसके अलावा हमने एक चीज़ और समझी थी, जेंडर बजटिंग। क्या समझी थी हमने, जेंडर बजटिंग, यानी कि जो समाज में लोग रहते हैं, अगर सरकार अपने कर का अपने ब्याज बना रही है, उनके पास जो भी टैक्स आता है उसको बांट रही है सही अपना बजट बनाने के लिए, तो सरकार समाज में रहने वाले लिंगों का भी ध्यान रखती है, ठीक है, कि स्त्री और पुरुष की क्या क्या स्थिति है उसके अकॉर्डिंग वो अपना जो है बजट तैयार करती है। तो ये भी उसका एक पार्ट होता है। साथ ही हमने सेंट्रल, स्टेट और उसके डिवैल्यूएशन के बीच में भी अंतर समझा था, ठीक है। मैं एक चीज़ बता देती हूँ, इसके बीच का जो हमने अंतर समझा था। और उसके अलावा आपने एक टॉपिक और ही कवर किया था पार्ट 9 में, वो था आपका GST का। हमने GST बहुत अच्छे से समझा था, बहुत अच्छे से। मतलब GST क्या होता है ना, ओवरऑल आपको सारा आइडिया दिला दिया गया था। अगर नहीं समझ आया तो आप वीडियो को एक बार और देखो, डेफिनेटली वो चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि आसान शब्दों में बोला गया है, जो टॉपिक है वहाँ पे सारे GST को लेकर के कवर किए गए थे। क्योंकि GST वो टॉपिक है ना जो सरकार ने दिखा तो दिया है लेकिन समझ ही नहीं आता कि GST आखिरकार है क्या। उसके अलावा ये जो पार्ट 10 है इसमें हम बात करेंगे फिक्सल पॉलिसी की, कौन सी वाली, 14वीं और 15वीं, यानी 14th और 14वां और 15वां, 14th और 15th जो फाइनेंस कमीशन आया था ना, ये हम उस पर ही बात करेंगे। तो देर ना करते हो, फटाफट समझते हैं 14th और 15th कमीशन को। अब देखो, अगर आपको 14वीं और 15वीं कमीशन पता है तो आपको पता होगा जो 14वीं और 15वीं जो कमीशन आई वित्त आयोग जारी करता है। तो आपको वित्त आयोग के बारे में पता ही होगा। नहीं पता है तो आप यूट्यूब वगैरह सर्च कर लेना, बहुत सारे फाइनेंस कमीशन के बारे में मिल जाएगा क्या होता है। अगर आपने 12th वगैरह में पढ़ा है ना पॉलिटिकल में, तो आपने इसको पढ़ा होगा, वित्त आयोग क्या होता है, ये बहुत अच्छे से वहाँ पे बता रखा होता है। वित्त आयोग के बारे में पता है, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ लाइन्स लिखी हुई है वित्त आयोग क्या होता है। ये जो वित्त आयोग होता है ना, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में, यानी कि भारत के संविधान में भी इसका नाम लिखा गया, यानी कि एक संवैधानिक निकाय है, कमीशन है ये एक, जो कि हर 5 वर्षों में एक वित्त आयोग की स्थापना कही गई है।
जिसमें मतलब भारत के संविधान में कहा गया है कि हर 5 वर्ष में अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 वर्ष में एक वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी, एक वित्त आयोग की रिपोर्ट जारी की जाएगी। राष्ट्रपति ने 14वें आयोग का गठन भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर श्री वाई रेड्डी की अध्यक्षता में की। यानी कि एक चीज़ यहाँ पर कुछ नहीं बोला गया, बस अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो वित्तीय आयोग होता है वहाँ की जो रिपोर्ट आती है, यानी कि वित्त आयोग की जो सिफारिश है, फिर वहाँ की जो रिपोर्ट पेश करता है ना, कौन करता है? राष्ट्रपति। बस इतना ध्यान रखना। 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन किया गया है। हर 5 साल में इसकी रिपोर्ट आती है। कौन जारी करता है? तो राष्ट्रपति। अब यहाँ पर एक चीज़ और बोलिए, वित्त आयोग का जो कार्यकाल है 1 अप्रैल 2015 से 13 मार्च 2020 तक है। और ये 15 से 20 कितने हो गए? ये 5 साल हो गए। और ये जो कार्यकाल था ये था 14वीं कमीशन का, यानी कि 14वां जो वित्त आयोग आया था, 14th फाइनेंस कमीशन जो आया था, ये उसका कार्यकाल है 15 से 20। 14वें आयोग ने केंद्र सरकार राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी में 10% की बढ़ोतरी की सिफारिश की है। अब राज्य को केंद्र में कर का राजस्व 42 हिस्सा बांटा जाएगा। इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस आप इतना ध्यान रखना कि 14वें वित्त जो आयोग आया था, 14th वित्त जो कमीशन आया था, उसमें उसका कार्यकाल कब से कब तक का था? 2015 से 2020 तक का। बस इतना ध्यान रखना है आपको। और एक चीज़ और, जो वित्त आयोग, अगर आप वैसे तो आपको पता होगा, अगर आप फाइनेंस कमीशन के बारे में जानते हो तो वित्त आयोग में जो मेंबर होते हैं वो 5 होते हैं। ठीक है, 5 मेंबर होते हैं। एक होता है आपका चेयरमैन, होता है वहाँ का अध्यक्ष जिसको बोला गया है। बाकी के 4 जो मेंबर होते हैं वो अन्य सदस्य होते हैं। तो इन्हीं 5 के बीच में बैठक होती है और यही 5 जो है रिपोर्ट तैयार करते हैं। और पेश कौन करता है? ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे आप, क्योंकि इसका आंसर मैंने अभी जस्ट बताया है। तो डायरेक्ट ना हम पढ़ लेते हैं 14th जो फाइनेंस आया था उसकी सिफारिशें क्या क्या की गई थी, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछा जाता है। 14th फाइनेंस कमीशन की मुख्य सिफारिशों का वर्णन करें। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो देखो क्या बोला है, कुल संघ कर राजस्व में, ठीक है, जो संघ कर राजस्व है उसमें राज्यों का हिस्सा 32 से बढ़ाकर 42 कर दिया गया है। यानी कि देखो, जो टैक्सेस आता है सरकार के पास, सरकार टैक्स लेती है। अब टैक्स कहाँ से आता है? जनता से आता है। जनता ही तो टैक्स देती है ना भाई, तो जनता से उसके पास टैक्स आता है। अब जब सरकार के पास ये कर आता है तो उसका क्या करती है? वो डिवैल्यूएशन करती है, यानी कि बांटती है। सरकार को देगी, कुछ पैसा अपने पास रखेगी, कुछ अगर कर्ज वगैरह ले रखा है तो वहाँ पर भी उसको देना पड़ेगा। कर्ज लिया है तो देना पड़ेगा ना भाई, बजट तैयार करती है वो अपना, राइट। तो इसी के चलते जब वो उसी जो भी कर आता है उसमें से वो आधा हिस्सा या कुछ हिस्सा राज्यों में बांटती है। किसमें? राज्यों में बांटती है, ताकि राज्य सरकार भी अपना विकास कर सके। केंद्र का होगा तो राज्य का भी होना चाहिए, राइट। तो राज्यों को बांटती है। तो इससे पहली जो कमीशन आई थी, ये तो 14वीं कमीशन है, इससे पहली जो कमीशन आई थी यानी कि 13वीं कमीशन जो थी, उसमें राज्यों को जो परसेंटेज यानी कि राज्यों को जो कर दिया जाता था, कर का जो हिस्सा दिया जाता था वो दिया जाता था 32% केवल। यानी कि अगर 100% हमारा, अगर हम 100 में से देखें तो 100% में से सिर्फ और सिर्फ 32% कर का जो हिस्सा होता था ना वो राज्य को दिया जाता था। ऐसा 13वीं रिपोर्ट तक कहा गया है। लेकिन 14वीं रिपोर्ट जब पेश की गई तो उसी में ये कर जो है वो राज्यों को बढ़ा कर दिया गया। कितना बढ़ा कर दिया गया? 10% बढ़ा के दिया गया। यानी कि अब तक सरकार को 32% मिलता था, अब मिलेगा 42%। ठीक है, 42% मिला था, यानी कि राज्यों को अब कर 10% ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, जो कर आता था उनके पास, टैक्स वगैरह आते थे पैसे, वो उनको 10% ज़्यादा मिलेगा। तो इसके लिए 14वीं कमीशन खास मानी गई, इसीलिए आप पढ़ भी रहे हो। उसके अलावा भी कुछ सिफारिशें थी जो यहाँ पर रखी गई है। वो क्या थी? ध्यान दीजिए। आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2019 से 20 तक की 5 साल की अवधि में राज्यों को कुल मिलाकर 39.48 यानी कि 39.48 लाख करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। यानी कि उनको ये देखो, यहाँ पर एक फिक्स राशि है जो उनको दे दी गई है बढ़ावा करके। एक और है, पंचायतों और नगर निगमों सहित सभी स्थानीय निकायों को 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाली 5 वर्षों की अवधि के लिए 288 करोड़ रुपए की अनुदान का प्रावधान किया गया। यानी कि जब इस वित्त आयोग का जो कार्यकाल है समाप्त होगा, कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का। 5 साल यानी कि 2020 में जब ये समाप्त होगा तो पंचायतों और नगर निगमों को इतने तक की राशि जो है दी जाएगी, अनुदान की जाएगी। ऐसा प्रावधान इसमें रिपोर्ट में किया गया है।
किया गया था। वित्त आयोग ने, फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग ने वित्तीय समेकन संबंधी जो भी सुझाव प्रस्तुत किए थे, इसमें 2017 से 16 या फिर 2016-17 के बीच जो राजकोषीय घाटा, उसके जो जीडीपी है ना, उसको 3% के दायरे में लाना होगा। यानी कि हमें जीडीपी से जितना भी प्रॉफिट है वो कम से कम हमें 3% तक का, इतना इनका टारगेट था इसके अंदर। ठीक, उसके अलावा राजस्व घाटे को 2019 से 20 तक पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य है। यानी कि जो भी उनके पास घाटा चल रहा था, उन्होंने ऐसा टारगेट बनाया कि हम अपने टैक्सेस को इस तरीके से डिवाइडेशन करेंगे, इस तरीके से बांटेंगे कि हमारे पास जो घाटा है वो भी हमारे पास खत्म हो जाए। ऐसा कहा गया सिर्फ, हालांकि ऐसा हुआ नहीं था। आयोग ने प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को समाप्त करने के लिए FRBM यानी कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट जो एक्ट था, यानी कि इसका जो कानून था उसके संशोधन का सुझाव दिया गया। इसके अंदर ये जो कानून है वो संविधान में ही लिखा गया है। इसके अंदर बजट मैनेजमेंट और फिस्कल राजकोषीय नीति को लेकर के अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। तो आयोग ने कहा गया कि इसके अंदर कुछ संशोधन किए जाने चाहिए। अगला देखो और क्या क्या बोला गया था। आयोग ने राष्ट्रीय निवेश फंड यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, जो नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं यानी कि जो बिजनेसकार व्यापारिक होते हैं, उनको खत्म करने की सिफारिश की, जिससे सरकार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में होने वाली आय को तुरंत खर्च करना आसान होगा। यानी कि जो उसके पास जो सोशल इनकम जो आती थी वो सरकारी कंपनियों से आती थी, तो उसके लिए वो डायरेक्ट खर्च हो जाएगा। आयोग ने कहा कि सरकारी कंपनियों में जो विनिवेश होता है, विनिवेश मतलब डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है मार्केट में दोबारा पैसा लगाना, और सरकार भी चाहेगी कि उसी के, जैसे शेयर मार्केट के बारे में आपने सुना होगा या फिर आपने DDT के बारे में पढ़ा होगा। DDT टैक्स डिवेन्युएशन टैक्स, इसमें क्या करती है सरकार जो है वो कर लेती है, नेट प्रॉफिट से हट करके इसका कर होता है, ये वो कर भरती है। कौन भरता है? जनता ही भरेगी। तो जनता जब भरती है ना, और किसी भी मार्केट में जब वो चाहता है कि अगर मार्केट में कोई शेयर्स किसी का खरीद रहा है तो कंटिन्यू वो चाहेगा कि अगर ये मेरा शेयर्स खरीद रहा है तो उसको प्रॉफिट हो, ठीक है। और अगर उसको प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियस बात है वो दोबारा उसी फील्ड में इन्वेस्टमेंट करेगा ना। अगर मुझे इस बार व्यापार में 50% तक का प्रॉफिट हुआ है तो भाई 50% हुआ है तो मैं दोबारा उसमें इन्वेस्ट करके उसको 70% बनाऊंगी ना भाई। तो इस टाइप से ये होता है। डिसइन्वेस्टमेंट से मिलने वाली जो इतनी भी रकम जो का हिस्सा जो होता है ना वो राज्य को दिया जाना चाहिए, ऐसा कमीशन में कहा गया। आयोग ने बिजली चोरी की खपत को भी लेकर के सिफारिश दर्ज की थी। उन्होंने ये भी कहा कि ये भी नहीं होना चाहिए, जिससे बिजली चोरी कम होगी और इसमें केंद्र सरकार की सब्सिडी का जो बोझ होता है ना, कि जो आपको बिजली पे सब्सिडी मिलती है, ये उसके लिए कहा गया था। आयोग ने 5 वर्ष में पंचायतों के लिए 2,292 करोड़ रुपए और नगर पालिकाओं के लिए भी 87,143 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है वो किया गया था पंचायतों के लिए 5 वर्ष के अंदर अंदर। आयोग ने सबसे अधिक करों का हिस्सा जो है यूपी को दिया गया। अब देखो यहाँ पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ थोड़ा सुन लो आप। यहाँ पे क्या है, अब देखो आप भी जानते हो भारत है, ठीक है, भारत है। भारत में कई सारे राज्य हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। चारों दिशाओं में हमारे राज्य हैं। टोटल मिला करके 29 राज्य है अभी तक, ठीक है, 29 है। अब उस 29 राज्य में किसी राज्य में जनसंख्या ज़्यादा है तो किसी राज्य में जनसंख्या कम है। अब अगर सरकार सभी राज्यों को बराबर कर देगी तो ये सभी के लिए ठीक नहीं होगा। जिस राज्य में ज़्यादा जनसंख्या उनके लिए तो वो टैक्स कम पड़ जाएगा ना। हालांकि जिनके लिए कम है हो सकता है उनके लिए ज़्यादा भी हो जाए, क्योंकि उनकी जनता के अकॉर्डिंग नहीं है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, सरकार ने जनसंख्या के आधार पर, किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर भी टैक्स का डिवेन्युएशन यानी कि उसको बांटा। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को ही मिला, क्योंकि यूपी में जनसंख्या ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा घनत्व वाला यानी जनसंख्या वाला जो देश है ना, सॉरी राज्य है ना, वो है यूपी। तो यूपी को सबसे ज़्यादा करों का हिस्सा मिला, जिसको कुल कर आवंटन जो है इतना प्रतिशत रहा था। उसके बाद बिहार का नंबर था, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, इस टाइप से। फिर उसके नीचे जम्मू कश्मीर आ जाएगा और उसके नीचे सारे देश वगैरह आ जाएंगे, राज्य वगैरह। तो ये था आपका 14th फाइनेंस कमीशन। अब हम बात करते हैं 15th यानी कि 15वीं योजना। देखो ये जो 15th फाइनेंस कमीशन था ये क्या था, 15वें वित्त आयोग के काम करने की नियम व शर्तें, जिसको TOR कहा जाता है, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन। 15वें वित्त आयोग के काम करने के नियम और शर्तें
TOR टर्म एंड कंडीशन कई मायनों में खास और व्यापक दायरे में रही है। आपको अपने सिलेबस में कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ 14th और 15th कमीशन ही पढ़ना है। तो डायरेक्ट आप पढ़ लो यार, सिफारिश से तो जितनी हो तो आपको रटनी पड़ेगी, बाकी आप कमीशन वगैरह के बारे में जान लो। ये याद रखना है कि किस रिपोर्ट में क्या कहा गया था बस। आयोग को कई क्षेत्र जैसे कि बिजली में प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहित राशि, GDP लागू करने, ठोस अपशिष्ट पदार्थ सॉलिड वेस्ट जो इतना भी होता है, जैसे कदमों को राज्यों को लागू करने की सिफारिश की गई। यानी कि इन सभी कदमों को लागू करने के लिए राज्य को प्राथमिकता दी गई है। राज्य को कहा गया कि ये सभी सही रूप से लागू होने चाहिए। किसमें कहा गया? 15th फाइनेंस कमीशन में, 15वीं रिपोर्ट में। शिक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए जितनी भी पूंजी जुटाने के लिए जो सिफारिश की गई थी वो भी इसके अंदर शामिल किया गया। 15वें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है उसको 4 खंडों में पेश किया गया था। पहला और जो दूसरा खंड था उसमें पहले की ही तरह मुख्य रिपोर्ट और जो अनुलग्नक जो भी शामिल किए गए थे पहले की तरह जो समान नहीं थे वो। तीसरे खंड में तीसरा जो खंड आया था उसमें ये कहा गया था कि मतलब तीसरा खंड जो बेसिकली था वो उसके अंदर सिफारिश जो पेश की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर की गई थी, केंद्र सरकार को लेकर के की गई थी। इसके माध्यम से जो अवधि की जो चुनौतियां और आगे की जो रूपरेखा के माध्यम के विभागों की जो भी भूमिका थी उसको अंदर शामिल किया गया। यानी साफ साफ समझ लो, थर्ड जो उसका पार्ट था यानी कि तीसरा जो खंड था उसमें केंद्र सरकार को लेकर के सिफारिशें जारी की थी। और वहीं 14वां जो खंड था, क्योंकि 4 खंड में थे, चौथा जो खंड था वो पूरी तरह राज्य पर आधारित था। यानी कि तीसरे में केंद्र पर बात की गई थी और चौथे में राज्य पर बात कर दी गई। बस इतना याद रखना। एक और है, देखो अगला क्या है। प्रत्येक राज्य और वित्तीय व्यवस्था का बड़ी गहराई से विश्लेषण हुआ था। यानी कि किस किस राज्य में क्या क्या हो रहा है, कैसे टैक्स का डिवैल्यूएशन वो कैसे यूज़ कर पा रही नहीं कर पा रही, हर एक चीज़ का विश्लेषण हुआ, रिसर्च हुई। प्रत्येक राज्य की चुनौतियों को देखते हुए अलग अलग सुझाव भी सामने रखे गए। तो ये भी अच्छा पॉइंट रहा 15वीं कमीशन में। टोटल मिलाकर के 117 इसके अंदर सिफारिशें दर्ज हुई थी। तीसरी और जो चौथे खंड में केंद्र मंत्रालय और राज्यों के लिए कई सुधार के सुझाव रखे, क्योंकि तीसरे में किसके ऊपर बात की गई थी? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, और चौथे में किस पे बात की गई थी? सिर्फ और सिर्फ स्टेट यानी कि राज्य सरकार के बारे में। तो बेसिकली आपको इतना ही पढ़ना है। और उसके अलावा एक बात और कही गई थी 15वीं कमीशन में। 15वीं कमीशन में ये भी कहा गया था कि जो GST हम अदा करते हैं, जनता जो अदा करती है, उसके अंदर जो 12 स्लैब है ना, यानी कि जो 12 स्लैब का मतलब है जो कैटेगरीज। आपने GST का अगर टॉपिक पढ़ रखा होगा, इससे पहले वाली यानी पार्ट 9 देख रखी होगी ना, तो उसमें मैंने आपको बताया था जो GST है वो एक अप्रत्यक्ष कर है, राइट। वो डायरेक्ट टैक्स नहीं लेती है सरकार। ऐसे 17 तरीके के टैक्सेस जो है ना उसने मिला करके GST को बनाया। 17 तरीके के नॉन वर्बल GST को मिला करके नॉन वर्बल टैक्सेस को मिला करके उसने GST बनाया, ठीक। तो ये जो बात कही गई थी वो रिपोर्ट में भी कही गई थी कि GST के क्षेत्र में, इसको लिख लेना, आप यहाँ लिखा नहीं है, आप लिख लो, मैं बता देती हूँ कि GST के क्षेत्र में आयोग ने 12, ठीक है, और कम से कम 18, ठीक है, 12 और 18% की स्लैब को मर्ज करने का सुझाव दिया, ठीक है। इन सबको मर्ज करने, यानी कि 17 तरह के टैक्स हैं, उन सबको मिला करके GST ऐसे बनाई गई। उसी टाइप से कहा गया कि एक और टैक्स को उसके अंदर शामिल करके GST में डाल देना चाहिए, ऐसा कहा गया। और उसमें यह भी कहा गया कि वित्त प्रबंधन यानी कि जो फाइनेंशियल रिपोर्ट जो आती है उसमें एक राजकोषीय परिषद का भी गठन होना चाहिए। ये सब लिखा है, ये सब लिख सकते हो आप। 2 पॉइंट यहाँ पर नहीं लिखे गए हैं, मैंने बता दिया हालांकि। तो ये था आपका 14वां 15वां यानी कि 15th और 14th फाइनेंस कमीशन। अगर बच्चों समझने में दिक्कत आई है तो मुझे नहीं लगता कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड था, चीज़ें साफ से लिखी गई है और समझा दी भी गई है। तो आप वीडियो को दोबारा उसको स्किप करके ध्यान से थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा ध्यान दे दो। हो सकता है आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाओ, बहुत अच्छे से वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओ। तो भाई सभी चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हटा करके थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे दो। अब आप ध्यान दे लो और वीडियो डेफिनेटली समझ आ जाएगी। सो बेसिकली ना यहाँ पर आपका ओवरऑल टॉपिक खत्म हो चुका है, ठीक है। यूनिट 1 पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है ना क्लियर हो चुका है, पूरा का पूरा हमने कवर कर लिया। फाइनेंस कमीशन की बात कर ली, सारे टॉपिक हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। तो भाई अब पेंडिंग क्या बचा है? तो पेंडिंग तो कुछ भी नहीं बचा है। यूनिट 1 आपका कंसेप्ट खत्म हो गया। यूनिट 1 यानी कि जो यूनिट 1 था आपका कंसेप्ट वाला, ये खत्म हो गया। सेकंड बचा है, सेकंड ये है ऑनलाइन सर्वे वाला, सॉरी इकोनॉमिक सर्वे वाला, मैं ऑनलाइन बोल रही हूँ, क्षमा चाहूँगी। इकोनॉमिक्स सर्वे वाला, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पर आप पढ़ोगे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण जिसको बोला गया है। तो जो सेकेंड यूनिट पर अब अगली वीडियो रहेगी, यूनिट 2 हम उसमें पढ़ेंगे। ये आपका पार्ट 10 था जो कि बहुत अच्छे से समझाया गया 14वीं और 15वीं कमीशन को। अब हम
बात करेंगे यूनिट सेकंड यानी कि इकोनॉमिक सर्वे की। तो मिलते हैं अगली यूनिट में पार्ट 1 के साथ। बच्चों तब तक के लिए आप वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट जा करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम आपको ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में नोट्स प्रोवाइड करेंगे। अगर फिर भी कुछ टॉपिक वगैरह क्लियर नहीं होता है तो आप हमसे डायरेक्ट वहाँ पर पूछ भी सकते हो, और स्टडी मटेरियल वहाँ प्रोवाइड होता रहता है, नोट्स प्रोवाइड होते रहेंगे, तो वो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जा करके वहाँ चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू कम हेयर।